नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी टीके के सहारे चुनावी राजनीति की, तमिलनाडु में राहुल गांधी के दौरे की, बताएंगे कि कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने जताई क्या चिंता, जानेंगे राजस्थान में कैसे बढ़ी मोदी शाह की चिंता, और बुलेटिन के आखिर में बात आम लोगों पर बढ़ते महंगाई के बोझ की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम अमरिंदर सिंह के प्रमुख सलाहकार होंगे प्रशांत किशोर। पीके को कैबिनेट मंत्री का भी दिया गया दर्जा। पंजाब चुनाव 2022 के लिए बनाएंगे चुनावी रणनीति। पश्चिम बंगाल में वाम कांग्रेस गठबंधन पर ममता बनर्जी का तंज। विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी को बंगाल में मिले 2 दोस्त। वाम दलों और कांग्रेस को बताया बीजेपी का सहयोगी। असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने गठित की स्क्रीनिंग कमेटी। पृथ्वीराज चव्हाण को बनाया अध्यक्ष। असम में 3 चरणों में है विधानसभा चुनाव। पहले चरण के चुनाव के लिए कल से शुरू होगा नामांकन जमा करने का काम। भारतीय क्रिकेट पिचों को लेकर इंग्लैंड क्रिकेट टीम की शिकायत पर सर विवियन रिचर्ड्स का तंज। इंग्लैंड की नहीं थी तैयारी, भारत में खेल रहे हैं तो स्पिन पिच मिलेगी ही। शिकायत करने की जगह खेल पर ध्यान दें इंग्लैंड के खिलाड़ी। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 749 अंकों की बढ़त के साथ 49,849 के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 232 अंकों की बढ़त के साथ 14,761 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। स्वास्थ्य मुसीबत के बीच टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण में पीएम मोदी ने आज दवा का डोज लिया। पीएम मोदी लगवा तो टीका रहे थे, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से चुनावी राज्यों पर था। तो कैसे टीके पर शुरू हुई राजनीति, देखिए ये रिपोर्ट। पिछले काफी वक्त से देश स्वास्थ्य मुसीबत से लड़ रहा है। हालांकि देश में टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, जिससे लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। लेकिन देश में ट्रायल के दौरान ही लोगों को टीका लगाना शुरू कर दिया गया था, जबकि दूसरे देशों में पहले खुद राष्ट्रीय अध्यक्षों ने टीका लगवाकर उसे टेस्ट किया था। इसे लेकर ही पीएम मोदी पर कई सवाल उठे थे, लेकिन वो मौन थे। मगर आज दूसरे चरण में सबसे पहले उन्होंने टीका लगवाया। पीएम मोदी खुराक लेने सुबह सुबह ही दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैंने एम्स में पहली डोज ले ली है। इतने कम समय में देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने दवा बनाई है, ये सराहनीय है। इसे लेकर बीजेपी पीएम मोदी की तारीफों के पुल बांध रही है, इसे देश हित में बता रही है। लेकिन पीएम मोदी की तस्वीर देश हित नहीं बल्कि चुनावी हित को ज्यादा साध रही है। दरअसल जब पीएम मोदी ने पहली डोज ली तो इस दौरान वो कंधे पर असम का गमछा रखे नजर आए। ये गमछा असम की महिलाओं की तरफ से आशीर्वाद का प्रतीक है। पीएम मोदी इसे कई मौकों पर अपने साथ लिए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी को डोज देने वाली नर्स चुनावी राज्य पुडुचेरी और केरल से हैं। इनमें से एक का नाम निवेदा, जो पुडुचेरी की रहने वाली हैं। वहीं केरल की नर्स का नाम रोसम्मा अनिल है। यानी आज पीएम मोदी ने दवा का सारा कार्यक्रम चुनावी हिसाब से तय किया था। असम, पुडुचेरी और केरल की जनता को साधने के लिए पीएम मोदी ने टीके को अपना सहारा बनाया। इन तीनों राज्य में अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन अपने प्रचार से पहले ही पीएम मोदी ने दवा के दावे से चुनावी दम भर लिया। इससे एक बात साफ हो गई कि पीएम मोदी किसी भी बहाने से चुनाव पर निशाना साधना नहीं भूलते। वैक्सीनेशन के बहाने वोट बटोरने की कोशिश। खैर, माहौल चुनावी हो तो कोई भी नेता मतदाताओं तक किसी न किसी तरह पहुंचने की कोशिश करेगा ही, और जनता के बीच पहुंचने की कोशिश में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी जुटे हुए हैं। राहुल गांधी तमिलनाडु में लगातार कैंपेन कर रहे हैं। आज वो कन्याकुमारी में थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी की जमकर खिंचाई की। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव के ऐलान के साथ ही तमिलनाडु में भी सियासत तेज हो गई है। तमिलनाडु में इस समय एआईएडीएमके के नेतृत्व में के पलानीस्वामी की सरकार चल रही है, लेकिन इस बार पलानीस्वामी की राह आसान नजर नहीं आ रही है। करुणानिधि के बेटे एम.के. स्टालिन उनके सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। स्टालिन के साथ कांग्रेस ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार तमिलनाडु में चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने कन्याकुमारी में रोड शो किया, जहां उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि तमिलनाडु में ऐसा व्यक्ति शासन करेगा जो सही मायने में तमिल संस्कृति और उसके लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो। तमिलनाडु की संस्कृति और परंपराओं का अपमान करने वाले लोगों को राज्य की सत्ता से दूर रखना। मोदी और संघ परिवार तमिलनाडु की संस्कृति और परंपराओं का अपमान करती है। देश भर में अन्य भाषाओं और संस्कृति की तरह तमिल संस्कृति और भाषा की रक्षा करना भी तमिलनाडु के लोगों का कर्तव्य है।
राहुल गांधी ने मोदी सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग राज्यों में विधायकों को खरीदने और लोकतंत्र का अपमान करने में लगे हुए हैं। कन्याकुमारी के लोगों को भगवा खेमे से सावधान रहना चाहिए। इनकी पार्टी ने पुदुचेरी में लोकतंत्र का मजाक बना दिया है, जहां पर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को खुद को टीवी पर देखना पसंद है, इसीलिए उन्हें लगता है कि तमिलनाडु टीवी की तरह है और वो रिमोट कंट्रोल की मदद से चैनल बदल सकते हैं, क्योंकि मोदी के पास सीबीआई और ईडी है। इस बार विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकना है। मैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बहुत निराश हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने और सवाल पूछने के बजाय उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया है। बीजेपी सरकार में लोग परेशान हैं। राहुल गांधी इस दावे के साथ लगातार प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, तो दूसरी ओर किसानों की परेशानी अलग है। वो कृषि कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं। सरकार किसानों की सुनने को तैयार नहीं है, जिसके चलते किसानों ने भी ठान लिया है कि सरकार से अपनी मांग मनवाए बगैर घर वापसी नहीं करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। सरकार के सामने किसान सड़कों पर है, लेकिन सरकार ने इससे बेपरवाह होकर चुनावी राज्यों में नजर लगा दी है। ऐसे में किसान अपने आंदोलन में तेजी लाने के लिए रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं, जिसके मद्देनजर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने 28 फरवरी से देश के अलग अलग हिस्सों में रैलियां करना शुरू किया। राकेश टिकैत का ये प्रोग्राम 22 मार्च तक चलेगा। इस कार्यक्रम के तहत राकेश टिकैत यूपी से लेकर कर्नाटक तक जाएंगे, जिससे सरकार पर दबाव बन सके। सरकार और किसानों के बीच सवा महीने से बातचीत तक नहीं हुई है, जिसके चलते आज राकेश टिकैत ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी इशारा कर रही है कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर कुछ बड़ा करने वाली है। उन्होंने कहा कि फिर से बात करने का प्रस्ताव सरकार को ही लाना होगा। 15-20 दिनों से केंद्र सरकार की खामोशी से संकेत मिल रहा है कि कुछ होने वाला है। सरकार आंदोलन के खिलाफ कुछ कदम उठाने की रूपरेखा बना रही है। समाधान निकालने तक किसान वापस नहीं जाएंगे। किसान भी तैयार हैं, वो खेती भी देखेगा और आंदोलन भी करेगा। सरकार को जब समय हो वार्ता कर ले। जहां एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र मलिक ने भी उत्तर प्रदेश सरकार के किसानों की समस्या के समाधान के लिए गठित आयोग से इस्तीफा दे दिया है। मलिक ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि इस आयोग के गठन को 3 साल हो चुका है, लेकिन अब तक इस आयोग की एक भी बैठक नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए पैनल का गठन किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है। अब ऐसे में सरकार का रुख साफ तौर पर झलक रहा है कि सरकार किसानों के हक में कदम नहीं उठाती है, जिसके चलते किसानों ने भी ठान लिया है कि अब सरकार से अपनी बात मनवा कर रहेंगे। देखना होगा कि किसानों की रणनीति में हो रहे लगातार बदलाव से सरकार पर क्या असर होता है। किसान सरकार की नीतियों से परेशान है, तो वहीं राजस्थान में बीजेपी अपनी ही पार्टी की पूर्व सीएम से परेशान दिख रही है। जहां राज्य में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं बीजेपी के नेताओं में आपसी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा की रणनीति ने पार्टी की नींद उड़ा दी है। तो क्या है वसुंधरा की रणनीति जिससे परेशान है बीजेपी? देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में पिछले कुछ समय से बीजेपी 2 गुटों में बंटी हुई है। एक गुट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों का है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा विधायक भी शामिल हैं। दूसरा धड़ा राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का है, जिसमें अधिकांश नेता वसुंधरा विरोधी हैं। दरअसल वसुंधरा समर्थक में नाराजगी राज्य नेतृत्व को लेकर है। जब से सतीश पूनिया को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, तभी से वसुंधरा को पार्टी में अलग थलग करने की कोशिशें चल रही हैं, जिससे वसुंधरा राजे समर्थकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। और अब वसुंधरा की रणनीति बीजेपी की परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि वसुंधरा राजे 8 मार्च से गुजरात में यात्रा निकालने की तैयारी में है। वैसे उनकी ओर से इस यात्रा को पूरी तरह से गैर राजनीतिक बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यात्रा धार्मिक है और जो राज्य के कृष्ण मंदिरों से होकर गुजरेगी। लेकिन वसुंधरा के समर्थकों की तैयारी को देखकर साफ है कि यात्रा भले ही धार्मिक हो, लेकिन इसके मायने राजनीतिक ही हैं। इसका नजारा दिखाई भी देने लगा है, क्योंकि यात्रा शुरू करने से पहले वसुंधरा कल जयपुर के गोविंद देव मंदिर और काले हनुमान मंदिर में पहुंची थी, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की थी। इस दौरान उनके साथ आए समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। केसरिया मतलब हरा भरा, राजस्थान मतलब वसुंधरा जैसे नारे मंदिर प्रांगण में लगातार गूंजते रहे। वसुंधरा समर्थकों का दावा है कि 8 मार्च से शुरू होने वाली वसुंधरा की यात्रा में उनके काफिले के साथ 1000 से अधिक गाड़ियां शामिल होंगी। वसुंधरा की प्रस्तावित यात्रा को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में भी नाराजगी देखी जा रही है।
वसुंधरा से अपनी यात्रा रद्द करने को कहा जा रहा है, लेकिन वसुंधरा समर्थकों के तेवर बता रहे हैं कि वो इस बार अपनी यात्रा रद्द नहीं करेगी। बीजेपी में वसुंधरा की नाराजगी का डर भी दिख रहा है, क्योंकि राज्य में 4 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। जो संकेत चुनाव आयोग से मिले हैं उसमें ये साफ है कि 2 मई को 5 राज्यों के साथ राजस्थान की 4 सीटों पर भी वोटों की गिनती हो सकती है। वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। बीजेपी को चिंता है कि गुटबाजी रही तो चुनावी रणनीति फेल हो जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने प्रचार के लिए नई रणनीति तैयार की है, तो बीजेपी की परेशानी बढ़ाने वाली है। तो क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। जब से देश में भाजपा की सरकार बनी है तब से भाजपा ने नई रणनीतियां बनाकर देश के कई राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया है। इन्हीं रणनीतियों में से एक है बीजेपी की सोशल मीडिया पर सक्रियता। अब कांग्रेस ने भी इसी तर्ज पर चुनाव प्रचार करने का मन बना लिया है, जिसका पहला एक्सपेरिमेंट वो राजस्थान के 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में करने वाली है, जिसके लिए कांग्रेस अपनी IT सेल के जरिए 4 विधानसभा क्षेत्रों का डेटा एकत्रित करेगी। फिर उनसे आधुनिक माध्यमों के जरिए संपर्क करके चुनाव फतेह करने की कवायद की जाएगी। 4 सीटों के लिए पार्टी की ओर से कोऑर्डिनेशन के लिए 5-5 लोगों का ग्रुप बनाया गया है और उन्हें कुछ टास्क दिए गए हैं। इस कवायद के तहत मतदाताओं का आंकड़ा और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी। डेटा एकत्रित हो जाने के बाद पार्टी की IT सेल की ओर से उनसे सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही संपर्क करके जानकारियां पहुंचाई जाएंगी। सोशल मीडिया के जरिए जहां राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा, वहीं कृषि कानून और महंगाई जैसे मुद्दों पर विफलताओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरा जाएगा। आपको बता दें कि पार्टी ने प्रदेश भर से 800 IT प्रशिक्षित युवाओं के नाम चयनित किए थे। अब इनमें से कुछ युवाओं को उपचुनाव में जिम्मेदारी दी जा रही है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए कांग्रेस मतदाताओं, खासकर युवा वर्ग को अपने पाले में लाना चाहती है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर किए जाने वाले प्रचार प्रसार की निगरानी खुद प्रदेश कांग्रेस के कई नेता करते नजर आएंगे। उपचुनाव में पार्टी केंद्रीय IT सेल के एक्सपर्ट्स की भी मदद ले सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में पार्टी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सोशल मीडिया कैंपेन की भी शुरुआत की गई थी। पार्टी नेताओं का कहना है कि बीजेपी के भ्रामक प्रचार का जवाब देने और आम लोगों तक सरकार के कामकाज को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया आज के दौर में एक प्रमुख और प्रभावी हथियार है। अब कांग्रेस का ये एक्सपेरिमेंट कितना सफल होगा, ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी परेशानी में पड़ सकती है, लेकिन कांग्रेस नेताओं की रणनीति कांग्रेस पर ही भारी पड़ती दिख रही है। दरअसल जब से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर हुए हैं, तब से उनके बयान बीजेपी को फायदा पहुंचाते दिख रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने PM मोदी की तारीफ की है। तो क्या है गुलाम नबी आजाद की रणनीति, देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद के दिल में क्या है? क्या वो कांग्रेस का हाथ थामे रहना चाहते हैं या फिर PM मोदी के आजाद आंसुओं के बाद कांग्रेस से आजाद होना चाहते हैं? ये सवाल तब से सियासी गलियारों में उठ रहे हैं जब से गुलाम नबी आजाद PM मोदी के मुरीद बने हैं। एक बार फिर उन्होंने PM की तारीफ में कसीदे गढ़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर होने के बावजूद उन्होंने अपनी जड़ों को याद रखा है और खुद को गर्व से चाय वाला कहते हैं। जम्मू में आयोजित एक समारोह में गुज्जर समुदाय को संबोधित करते हुए आजाद ने कहा, लोगों को नरेंद्र मोदी से सीखने की जरूरत है, जो कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूले। वे खुद को बड़े गर्व से चाय वाला कहते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी के साथ मेरी राजनीतिक विचारधारा काफी अलग है, लेकिन PM जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आजाद की जुबान से PM मोदी की तारीफें निकलनी तब से शुरू हो गई हैं, जब से आजाद के लिए दिए अपने विदाई भाषण में PM नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। आजाद का राज्यसभा में बतौर नेता प्रतिपक्ष का कार्यकाल पूरा होने के दौरान PM मोदी ने ये भाषण दिया था। अपने करीब 13 मिनट के विदाई भाषण में PM मोदी की आंखों में कई बार आंसू आए। इसके बाद से गुलाम नबी आजाद PM मोदी के मुरीद हुए जा रहे हैं। यही वजह है कि सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। कहा जा रहा है कि गुलाम नबी कांग्रेस से आजाद होकर बीजेपी के साथ बंधना चाहते हैं। उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलबाजी का दौर शुरू हो गया है। जहां एक और गुलाम नबी आजाद को NDA की ओर से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाने की बातें चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि उन्हें किसी महत्वपूर्ण राज्य का गवर्नर बनाया जा सकता है।
इसके साथ ही इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें जम्मू कश्मीर में बड़ा रोल दे सकती है, जहां आने वाले कुछ समय में चुनाव भी होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू क्षेत्र में तो बीजेपी की पकड़ मजबूत है, लेकिन घाटी में बीजेपी के पास कोई ऐसा कद्दावर चेहरा नहीं है जो घाटी के लोगों को लुभाने का काम कर सके। दरअसल गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, इसीलिए बीजेपी का फोकस उन पर ज्यादा है। वहीं बीजेपी के ध्यान देने के बाद आजाद पर भी भगवाकरण चढ़ने लगा है। हालांकि अब तक उन्होंने बीजेपी में शामिल होने की बात नहीं कही है। अभी आने वाला वक्त ही बताएगा कि आजाद क्या कदम उठाते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात आम लोगों पर बढ़ते महंगाई के बोझ की। देश की जनता इन दिनों चौतरफा घिर गई है। स्वास्थ्य मुसीबत के चलते पहले ही लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब आए दिन बढ़ रही महंगाई लोगों का बोझ और बढ़ाती चली जा रही है। और इसी बीच आज एक बार फिर आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ गया है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनावी दौर में सरकार वादा करती है कि जनता को फायदा पहुंचाएंगे, उनके हित में काम करेंगे, लेकिन सरकार की ओर से किए गए वादे धरातल पर सफल होते नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जनता परेशान है। बढ़ती महंगाई का बोझ आम आदमी की जेब पर भारी पड़ रहा है। ऐसे में सरकार जनता को राहत देने के बजाय उनकी मुसीबतें और बढ़ाती जा रही है। और आज एक बार फिर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ये कीमतें आज से लागू होंगी। इसी के साथ कीमत में बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में घरेलू गैस का रेट 794 से बढ़कर 819 रुपए हो गया है। इसी के साथ मुंबई में भी नई कीमत 819 रुपए हो गई है। तो वहीं कोलकाता में रसोई गैस की कीमत 845 रुपए 50 पैसे हो गई है। इसके साथ ही चेन्नई में भी रसोई गैस की कीमत अब 835 रुपए हो गई है। बात अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम की करें तो अब 19 किलोग्राम वाले गैस के दाम में 90 रुपए 50 पैसे रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद अब दिल्ली में इस सिलेंडर की कीमत 1614 रुपए हो गई है, जबकि पहले दिल्ली में 1533 रुपए सिलेंडर की कीमत थी। इसके साथ ही मुंबई में अब 1563 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर हो गया है। कोलकाता में ये कीमत 1681 रुपए 50 पैसे और चेन्नई का रेट 1730 रुपए 5 पैसे हो गई है, जबकि पहले कोलकाता में ये कीमत 1598 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 1482 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 1649 रुपए थी। जैसा कि आप जानते हैं कि फरवरी महीने से लेकर अब तक ये चौथी बार रसोई गैस की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, यानी सिर्फ एक फरवरी महीने में रसोई गैस का दाम 100 रुपए बढ़ा है, जिसके बाद आज की बढ़ोतरी के बाद अब तक में ये 125 रुपए की बढ़त हो चुकी है। लगातार हो रही इस बढ़ोतरी से आम आदमी की जेब पर लगातार बोझ बढ़ता जा रहा है। अब सरकार क्या आने वाले समय पर जनता का बोझ घटाएगी या फिर और बोझ बढ़ाएगी, ये सवाल जहन में बना हुआ है। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।